तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि रूस में समाजवादी समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। मतलब जो शासन था वो अब केंद्र के पास स्थित था, वो बाकी जगहों पे बटा हुआ नहीं था। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। मतलब जो अफसर लोग रहते थे वही अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा निर्माण करते थे, उसका पूरा चीजें देखते थे, और इसी के लिए इसी आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे कि ये लक्ष्य की प्राप्ति हमें इन 5 सालों में करनी है। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली जो 2 योजनाएं थी, जो 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के बीच में थी, के दौरान थी, वो औद्योगिक निकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। मतलब जो पहली 2 योजनाएं थी, पहली 2 5 वर्षीय योजनाएं थी, उनका जो मेन मोटिव था वो उद्योग को बढ़ावा देने के ऊपर ही स्थित था, और उसी के इर्द गिर्द घूमता था, और उसी वजह से उन्होंने जो पूरी आय थी वो स्थिर कर दी थी। उस चीज की जो कीमत थी वो उसको स्थिर कर दिया था, एक जैसा कर दिया था हर जगह। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि भी हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। ये सब चीजें हुई समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए। लेकिन तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी। जो कार्य स्थिति थी इन सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। ऐसा बहुत बार होता था कि वॉशरूम जाने के लिए भी लोगों को बहुत बहुत किलोमीटर्स चलना पड़ता था जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। उससे जो घंटे थे काम करने के वो बहुत ज्यादा थे, और जो वेतन था वो बहुत कम था। तो ये सब जो स्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी, भले ही डेवलपमेंट कितना भी क्यों ना हो रहा था। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम भी किए गए। तो एक विस्तारित शिक्षा पद्धति भी उन लोगों ने डिसाइड की, और उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारे मजदूरों को और किसानों को विश्वविद्यालयों में भी दाखिला दिलाया। उसके अलावा जो महिला कामगार थे उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान भी बनाए गए। मतलब जो बालवाड़ियाँ होती है वो होती है जब जो माँ रहती है वो काम करती है तो वो बच्चों को संभालती है। तो फैक्ट्रियों में जो औरतें काम करती थी उनके बच्चों के लिए बालवाड़ियाँ बना दी गई थी, और उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवा थी उसका भी दाम घटा दिया गया था, सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिलती थी। उसके अलावा जो मजदूर थे उनके लिए अच्छे घर जहाँ पे वो अच्छे से रह सके वो भी बना दिए गए थे। लेकिन इन कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि जो संसाधन थे वो बहुत सीमित थे। मतलब जो रिसोर्सेज थे, जो चीजें थी जिससे ये सब चीजें पॉसिबल हो सके, वो बहुत कम मात्रा में थी, इसलिए हर जगह एक जैसा नहीं हो पाया। यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण के बारे में। तो जो जब लेनिन मरे तो उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे, उनके बाद जो कार्यकाल में आए वो थे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। तो अब हम देखते हैं उनके बारे में, उनका जो स्टालिनवाद था, जो जैसा उन्होंने चीजें चलाई, और सामूहिकीकरण क्या है। तो 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। जो ये स्थिति थी जहाँ पे एक प्राइस तय करने के बाद भी किसान सरकार को अपना अनाज नहीं बेच रहे थे, उस स्थिति को निपटने के लिए स्टालिन ने क्या किया, चलिए देखते हैं। उन्हें लगता था कि जो अमीर किसान और व्यापारी है वो कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया, और उन्होंने किसानों से जबरन
अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे भी मारे। रूस में जो संपन्न किसान होते थे उन्हें कुलक कहा जाता था, मतलब जो किसान जिनके पास बहुत ज्यादा धन रहता था, जो धनी किसान रहते थे उनको कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। मतलब सब हटाने के लिए छापामारी होने के बाद भी जो अनाज था वो पूरी तरीके से लोगों के पास नहीं पहुंच रहा था, और इसके बाद ही स्टालिन ने सामूहिकीकरण का फैसला लिया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि जो खेत है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो अगर खेत छोटे छोटे होंगे तो उनके ऊपर नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और जो उत्पादन है वो भी कम कम रहेगा। तो आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। मतलब ये चाहते थे कि ये जो कुलक है वो अपना खेत दे दे और उसके बाद जो सरकार जितने भी बड़े बड़े खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, उनको एक सब कुछ एकजुट करके मिलाकर एक विशाल खेत बना दे। इसी के बाद स्टालिन की सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। मतलब 1929 के बाद सभी किसानों के लिए कंपलसरी बन गया था कि वो अब सामूहिक खेतों में ही काम करेंगे, वो खुद के निजी खेतों में काम नहीं कर सकते। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। तो जितनी भी जमीन थी और जितना भी औजार वगैरह थे वो सब सामूहिक खेतों को ही सौंप दिए गए थे। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। मतलब जो जितने भी किसान थे वो जितना भी काम करे उनका सब इक्वली डिवाइड हो जाता था, जो भी मुनाफा उनको मिलता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। तो ये जो फैसला था कि सब इक्वली डिवाइड होगा, उससे किसान खुश नहीं थे, वो गुस्से में थे और इस वजह से उन्होंने अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया ताकि कुछ उत्पादन ना हो पाए, और उत्पादन नहीं हो पाएगा तो वो निवेश नहीं दे पाएंगे सरकार को। 1929 से 1931 के बीच अभी आपने देखा कि ये सब जो हुआ, 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई और जो सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। मतलब उसके बाद जो भी इंसान सामूहिकीकरण का विरोध करता था उनकी जो सजा रहती थी वो बहुत सख्त रहती थी, या तो उनको मौत की सजा दी जाती थी या उनका देश निकाला हो जाता था या आदि। और बहुत सारे लोगों का निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। मतलब स्टालिन सरकार ने कुछ कुछ लोगों को अलाउ कर दिया था, उनको दे दिया था आदेश कि वो कर सकते हैं निजी उस पर भी काम, अपने स्वामित्व वाले जमीन पर भी काम, पर उनकी कोई खास मदद नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए उनके लिए वो उस पर काम करना फायदेमंद नहीं रहता था। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, जैसा कि स्टालिन सोच रहे थे कि अगर वो सामूहिकीकरण कर देंगे जमीनों का या किसानों के खेती का तो बहुत ऐसे ड्रामेटिक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उनका उत्पादन, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बल्कि 1930 से 1933 के बीच खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। मतलब 1930 से 1933 के बीच जो फसल थी वो इतनी खराब थी कि सोवियत के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल उस टाइम पे पड़ा, जिसमें कुल 40 लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। मतलब इनके पार्टी के अंदर ही लोग अब आलोचना करने लगे थे सामूहिकीकरण की। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। तो स्टालिन ने इस चीज के लिए रिटेलिएट करते हुए इसके अगेंस्ट उसने जो भी ये लोग ऐसा इसके आलोचना कर रहे थे उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया कि वो समाजवाद के खिलाफ, मतलब सोशलिज्म के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और वो उसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं। इसीलिए देश भर में बहुत सारे लोगों पर
इसी तरह से आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। और जो भी लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला, जिस आलोचना की, उसको उनको या तो जेल भेज दिया जाता था या श्रम शिविर मतलब श्रम कैंप्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, लेबर वर्क करना पड़ता था, फैक्ट्री वाला जो काम होता है, पत्थर उठाना वगैरह, वैसे शिविरों में भेज दिया गया। तो ये आपका दोस्तों स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण था। चलिए अब देखते हैं कि क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या था। वैश्विक प्रभाव यानी विश्व में उसका क्या प्रभाव था। मेहनतकशों की राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। मतलब लोगों के अंदर एक उम्मीद जग गई थी कि जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग भी रूल कर सकते हैं। एक देश सिर्फ राजा नहीं है जो रूल कर सकता है। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन भी किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जो लोग कॉलोनीज में थे, जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, वो जो उपनिवेश था, उनको भी इन लोगों ने बोला कि आप खुद के रूल करो, खुद को रूल समाजवाद के थ्रू अगर आप चाहो तो आप खुद को रूल कर सकते हो। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदेशों के अनुरूप नहीं है। मतलब जो रूसी क्रांति चाहती थी वो सोवियत संघ प्राप्त नहीं करवा रहा था रूस में, वो कुछ अलग चल रहा था। जो उनकी शैली थी वो अलग थी रूसी क्रांति के हिसाब से। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां भी नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पूर्ण विचार किया गया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये सब चीज़ों के कारण, स्पेशली जो स्टालिनवाद था उसके कारण, लोगों ने समाजवाद को थोड़ा सा क्वेश्चन करना, उसके ऊपर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था और वो फिर से एक बार देख रहे थे कि वो किस प्रकार का समाजवाद फॉलो करना चाहते हैं। अगर वो समाजवाद बन जाए, वो अपना देश को समाजवाद बनाना चाहते तो वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उनका हल करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो रूस के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले जनसाधारण के लिए बहुत बुरे हुआ करते थे दोस्तों। ये सब हमने अभी जितना भी पढ़ा है 1905 के वर्ष के पहले, आप लोगों ने जितना भी जो भी रूस का स्ट्रगल पढ़ा है उसमें आप ये सब डाल सकते हैं। जैसे कि 85% जो लोग थे वो कृषि में ही थे, और आगे जो आपने देखा कि कैसे लोगों के लिए जो काम के घंटे थे वो बहुत बड़े हुए थे और जो आय थी, जो वेतन था वो बहुत कम था। अब ये सब इसमें डाल सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अब जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो इसमें भी दोस्तों बहुत सारे स्तर है, तो पर जो सबसे ज्यादा आपका प्रत्यक्ष रूप से जो भिन्नता है वो ये है कि अन्य यूरोपियन देशों के मुकाबले रूस की कामकाज
की स्थिति बहुत भव्य थी ऐसा सार निकोलस टू के निरंकुश सरकार के कारण था। अब दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। इसकी वजह ये थी जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों उससे असंतुष्टि के कारण। तो जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों से असंतुष्टि के कारण जार का शासन 1917 में खत्म हो गया। अब जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो दोस्तों जो प्रमुख परिवर्तन है वो 8 है। तो जो पहला परिवर्तन है उसमें से वो ये है उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर जो दूसरा परिवर्तन है वो है भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित करना। फिर तीसरा जो है वो है पुराने अभिजात्य वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक। जो चौथा परिवर्तन है वो है सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियों फिर पांचवा परिवर्तन है आपका बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख देना। कम्युनिस्ट पार्टी रख देना। फिर छठा है राजनीतिक विरोध के बावजूद जर्मनी से संधि करना 1918 में। जर्मनी से संधि 1918। फिर आपकी जो सातवां परिवर्तन है वो है रूस एक दलीय देश बन गया। एक दलीय
देश। और 8वां जो परिवर्तन है वो है 5 वर्षीय योजनाएं, वर्षीय योजनाएं। अब दोस्तों जो आपका 5वां प्रश्न है वो ये है कि आप निम्नलिखित के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो मैं आपको इन सब का संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ, आपको इसमें विस्तार में लिखना पड़ेगा। तो जो कुलक होते हैं वो वे किसान होते हैं जो बहुत धनी रहते हैं। जो आपकी ड्यूमा है वो निर्वाचित संसद है रशिया की। फिर जो 1900 से 1930 के बीच जो महिला कामगार है उनमें 31% की बढ़ोतरी हुई थी। मतलब जो पूरे जितने भी काम करते थे लोग कामगार थे उसमें से 31% महिलाएं थी उस समय। जो उदारवादी लोग थे वो थे जो ऐसा देश चाहते थे जहाँ पे सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाए। और जो स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम है वो था जहाँ पे स्टालिन ने सभी खेतों को और सभी जमीनों को एक साथ कर दिया था ताकि उन पे एक बड़ी सी जमीन बन सके और उस पे काम हो सके। तो इसी के साथ हमारे अध्याय का अंत होता है। चलिए दोहराते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं घटना समय रेखा। तो 1850 से 1880 में रूस में समाजवाद पर बहस चली थी। फिर 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1905 में खूनी रविवार भी था और 1905 की क्रांति भी हुई। 1917 2 मार्च को जार का त्याग हुआ। 24 अक्टूबर 1917 में पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह किया गया। 1918 से 1920 में गृह युद्ध हुआ। 1919 में कॉमिंटर्न का गठन किया गया। 1929 में सामूहिकता की शुरुआत की गई और 1930 से 1933 के बीच में अनाज की कमी के कारण अकाल पड़ गया। तो हमने और क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं अब कि उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को सहन करे। रूढ़िवादियों ने 19वीं शताब्दी के बाद परिवर्तनों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी माना कि अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए और परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होना चाहिए। समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ थे और इसे उस समय की सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ के रूप में देखते थे। रूसी क्रांति फरवरी और अक्टूबर 1917 से उन गतिविधियों को संदर्भित करती है। यह मुख्य रूप से राजशाही के पतन और एक अनंतिम सरकार के गठन की विशेषता थी। 1918 में बोल्शेविकों ने अपना नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने भूमि और धन के पूर्ण वितरण की वकालत की। रूस में गृह युद्ध एक तरफ बोल्शेविकों के बीच और दूसरी तरफ गैर बोल्शेविक समाजवादियों और जार समर्थकों के बीच लड़ा गया था। लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन ने अनाज की तीव्र कमी का सामना करने के लिए खेती के सामूहिकीकरण की वकालत की, जिसका रूस सामना कर रहा था। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।